BCK बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। हमने कल थोड़ा सा ब्रीफ किया था, बस समझा था कि क्या बिजनेस होता है, क्या कॉमर्स होता है और उसके क्या डोमेन्स हैं। तो रीड आउट किया था आपने बुक में से, आपने देखी थी वीडियो, किया था रीड आउट? बुक्स नहीं मिली? नितिन, सूर्या, अभी नहीं मिली होगी ना? ओके, मिल जाएगी। डोमेन्स जो हमने किए थे, डोमेन्स क्या होते हैं? व्हाट इज बिजनेस? ला 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 ला, मैम को समझ आ जाएगा बस, है ना? इट इज सम सेट ऑफ एक्टिविटीज और एरे ऑफ एक्टिविटीज जिसमें मेनली क्या चीजों का होना जरूरी है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज फॉर सम वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू हो। प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्शन? तुषार, कुछ प्रोड्यूस करना, लाइक अगर किसी की डिमांड हुई है, कस्टमर ने कुछ डिमांड की है तो वी प्रोड्यूस समथिंग, जो भी मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोडक्शन में आता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? हमने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट बना लिया, कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं? एक ठेला लगा के बैठ जाएंगे, ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, पड़ोसियों को भी बांटो, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर प्लेस टू, वही तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना ही तो होता है, फ्री में बांटना ही होता है ना, बट वो फ्री में नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वी कैन से द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर करना फ्रॉम ओनर टू कंज्यूमर और कस्टमर। जैसे आपने, जिसमें क्या होती है, सम यूटिलिटीज क्रिएट होती है, हमने कोई गुड का प्रोडक्शन किया है ना, मैन्युफैक्चर किया, तो वो गुड को वहां से लेकर हमने क्या किया, अगर आप कहीं लद्दाख में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, तो वहां आपको अवेलेबल करा दिया। कितने कितने लोग आए हो पाकिस्तान से? क्या बोल रहे हो? मास्क हटा के बोलो, कौन आना चाहेगा? ओ माय गॉड, आना तो सब चाहेंगे, सिर्फ कौन जाना चाहेगा? चलो उस मुद्दे पर मत जाओ प्लीज, शायद गलत ले लिया ना। डोमेन्स को एक बार देखेंगे, अपने अपनी बुक्स खोलिए प्लीज, डोमेन्स को देखेंगे। डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स ऑफ BCK, शेयर कर लो बुक्स। अगर दोनों के पास बुक है तो एक बुक आगे दे दो, इच्छा को दे दो, इच्छा को दे दो, इच्छा को दे दो आगे। डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स इज अ स्फीयर ऑफ नॉलेज, है ना, स्फीयर ऑफ नॉलेज। जैसे अगर मैं कहूं कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो आई इज द डोमेन, कि जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है हम उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोला जाता है। जैसे अगर कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का टीचर है, से फॉर एन एग्जांपल मैथमेटिक्स टीचर है, वो डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाते हैं, बट पढ़ाते क्या है? मैथमेटिक्स, तो वो उनका स्पेशलाइज्ड फील्ड है, स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ नॉलेज है, फील्ड ऑफ नॉलेज है, तो वो उनका क्या होगा? डोमेन। ऐसे ही हम BCK के डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो डोमेन्स क्या क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड उसमें नॉलेजेस होती हैं। देखिए हमने कल पढ़ा था ये एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है हमारे बिजनेस एंड कमर्शियल्स में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, ये 3 एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, कौन बताएगा? मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्शन करना, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, गुड बन गया, ठीक है। ट्रेडिंग, परचेज एंड सेल, बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स, सर्विसेज वगैरह देना, ऑक्सिलरी फैसिलिटीज देना, सम एड्स, एक्स्ट्रा एड्स प्रोवाइड करना, है ना। तो ऑक्सिलरीज में क्या आती है कॉमर्स में? जैसे इंश्योरेंस, जो हमारी सेलिंग को इंप्रूव करता है या हेल्प करता है, परचेजिंग एंड सेलिंग को, इन शॉर्ट ट्रेडिंग में हेल्प करता है, उसे हम कहेंगे कॉमर्स। जैसे कुरियर फैसिलिटी, है ना, आफ्टर सेल सर्विस, इंश्योरेंस, EMI ऑप्शंस, है ना। तो ये क्या करता है? हमारी जो ट्रेडिंग है उसको मोर पॉसिबल करता है, हेल्प करता है, बूस्ट करता है। स्केल, स्केल ऑफ बिजनेस, माइक्रो भी हो सकता है, बहुत छोटा, है ना,
स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा, देन मीडियम उससे थोड़ा और लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत लार्ज स्केल में भी हम कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल स्कोप, लोकल भी बिजनेस होगा, नेशनल भी बिजनेस हो सकता है, इंटरनेशनल भी बिजनेस हो सकता है। लोकल जैसे अपने कोई पर्टिकुलर एरिया का कोई फेमस शॉप, जैसे सेक्टर 3 के डब्बू वाले के समोसे, है ना, फेमस है ना। मैंने तो सुना है कि उसी के समोसे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फेमस है, लेकर आओ तो उससे लेकर आना। जैसे कल तो कहीं और से आए थे, सरदार जी की चाप है ना, सरदार जी की चाप फेमस है, चाप लाओ तो सरदार जी के पास से लाओ। तो ये क्या है, ये लोकल लेवल पर है जो कि बहुत अच्छा बिजनेस माना गया है। नेशनल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल है। इंटरनेशनल बहुत हो सकते हैं, लिवाइस, हाँ लेस, लिवाइस, प्यूमा, बहुत सारे ना इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए ओनरशिप। ओनरशिप में पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। इसमें इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे इसको। मार्केट्स, किस किस तरीके के मार्केट्स हो सकते हैं बिजनेस एंड कॉमर्स या बीसीके की जब अगर हम बात करें। रिसोर्सेज, रिसोर्स मार्केट हो सकता है। रिसोर्स मार्केट क्या होता है? रिसोर्स मार्केट कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेज कैन बी एनी, लाइक इनपुट, जो भी हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्स हमें चाहिए, वो रिसोर्स मार्केट होगी। इक्विपमेंट्स, कैपिटल भी आते हैं, कैपिटल है, अच्छा कैपिटल भी मिलता है मार्केट में। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली कैपिटल। पैसे मिलते हैं मार्केट में, पैसे खरीद सकते हैं। गुड्स तो नहीं है, यहाँ गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल। इन्वेस्टर्स, बैंक, क्यों नहीं मिलता? कैपिटल भी तो मिलता है मार्केट में, मिलता है ना इच्छा, मिलते हैं ना पैसे, नहीं मिलते? तुषार, मिलते हैं ना? बिल्कुल मिलते हैं। मुझे पैसे चाहिए, कौन से मार्केट से लूं? बैंक, बैंक से पैसे मिलते हैं, है ना, मिल सकते हैं। तो कैपिटल भी मिलता है। लेबर, लेबर मिलते हैं, बाजार में जाओ लेबर पकड़ के ले आओ, चल तो आज मेरे घर काम कर, हाँ मिलते हैं ऐसे। ये सब नो, या सिर्फ कंपनीज में, फर्म्स में होते हैं कि जो लेबर वर्क कर रहे हैं, या उनको कहेंगे आज तो कंपनी का काम छोड़ना, तुझे डबल सैलरी दूंगी, चल मेरे घर चल, ऐसे करते हैं। अर्बन क्लब, सफाई नहीं हो रही, उनको बुला लो, मेक अ कॉल जस्ट, अरे आओ यार हमारे घर सफाई करके जाओ, है ना। हाँ बिल्कुल, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी आजकल। अर्बन क्लब से जो मर्जी करा लो, बस गिव देम अ कॉल, भैया आज मेरा मूड नहीं है काम करने का, जरा आ जाओ काम कर जाओ। तो क्या है, ऐसा भी है, लेबर भी मिलते हैं। अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है ना। प्रोडक्ट मार्केट्स, यस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स? नितिन, हु आर द स्टेक होल्डर्स? कौन होता है स्टेक होल्डर्स? ये तो कल का कराया हुआ है यार, कल डिस्कस किया था क्लास में। यस मैम, किया था। स्टेक होल्डर्स, कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी न किसी कंपनी में, कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। कंपनी में जिसका कोई ना कोई किसी तरीके से इंटरेस्ट होता है। से फॉर एन एग्जांपल एम्प्लॉय, दे कुड बी द एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, जैसे देखो एंटरप्रेन्योर्स का भी इंटरेस्ट होता है फॉर्म में, है ना। प्रोमोटर्स का भी होता है। ओके, हु आर एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोमोटर्स? कुछ डिफरेंस होता है इनमें? एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? यस अंशी, जिनके पास सबसे पहले वो चीज दिमाग में स्ट्राइक करेगी। देन हु आर द प्रोमोटर्स? नहीं, promoters are those who promote the idea of starting the business, जो अपने आइडिया को प्रमोट करते हैं, जिन्हें हम कौन बोल सकते हैं? पायनियर्स भी बोल सकते हैं। who firstly the idea of starting some business came in the mind of them, है ना। अपने जैसे सडनली मेरे माइंड में आया, अच्छा एक काम करते हैं हम दोनों मिलके ना कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लाइक कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ ABCD नाम का कुछ भी बिजनेस है, तो वो आइडिया सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, तो आई विल बी द प्रमोटर एंड पायनियर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अब मैंने कहा ठीक है, मेरे दिमाग में आइडिया आया था, मैंने स्टार्ट कर दिया, ओके अंशी नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आप रन करो उस बिजनेस को।
So who will be the entrepreneur here? Anshi will be the entrepreneur, है ना? And who will be the promoter? I will be the promoter ना? Okay, इसको पायनियर बोलते हैं. जैसे अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी, कौन था? वो प्रमोटर था, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मुकेश अंबानी ही इज एंटरप्रेन्योर, वो रन कर रहा है, वो बिजनेस को चला रहे हैं ना. तो समझ में आया प्रमोटर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है? यस एवरीबॉडी. कस्टमर्स का भी होता है इंटरेस्ट. इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, उनका भी इंटरेस्ट होता है. ठीक है. बिजनेस ओनर्स, जो बिजनेस ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, लॉ एंड रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, फैसिलिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड लार्ज. यस, इन सब का इंटरेस्ट होता है. तो ये सभी कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स. समझ आया इतना? ठीक है. नेक्स्ट क्या है, देखिए फंक्शंस. बिजनेस में किस तरीके के क्या फंक्शंस हो सकते हैं? प्रोडक्शन फंक्शंस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स. मैं थोड़ा स्पीडली जा रही हूँ, आई होप क्लियर है. ये कल हम कर चुके हैं, है ना, क्योंकि हमें और आगे स्टार्ट करना है. फोकस, बिजनेस एंड कॉमर्स में हम फोकस किन चीजों पर करते हैं? लाइक कंपनी वाइड, बिजनेस लाइन के अकॉर्डिंग एंड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन. देखिए अब ये तीनों चीजें क्या है? कंपनी वाइड. कंपनी वाइड का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर हम टाटा की बात करें, है ना, तो टाटा का क्या, बहुत सारे उसने अपनी क्या करी है, कंपनी सेटअप की हुई है. जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाटा स्काई है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसके बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ कंपनी है, बहुत सारी उसने कंपनी सेटअप की हुई है. तो उसे हम बोलेंगे कंपनी वाइड. तो वो फोकस किस पर करे? सपोज अगर उसकी टाटा स्टील जो है वो अच्छे से नहीं चल रही है, ग्रो नहीं कर रही है ना, तो वो फोकस करेगा सिर्फ किस पर? टाटा स्टील पर. सो द पॉइंट फोकस मीन्स कि आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें से मुझे पर्टिकुलरली किस कंपनी पर फोकस करना है, तो उसे हम कहेंगे कंपनी फोकस या कंपनी वाइड फोकस. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट देखिए क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर बिजनेस लाइन. बिजनेस लाइन क्या होता है? बिजनेस लाइन लाइक, देखिए एग्जांपल लेते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के पूरे मार्केट, बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटीज की अगर हम बात करें, जैसे अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सपोज कीजिए हम इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस किस की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है? सीए फाउंडेशन है, सीए इंटर है, से फॉर एन एग्जांपल सीएस को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आईसीडब्ल्यूए को भी दे रहे हैं. ठीक है, और +1 +2 इन सभी को हम क्या कर रहे हैं? कोचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ सीए फाउंडेशन क्लास पर. सो दैट विल बी दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस लाइन. पर्टिकुलर फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मेरी कंपनी है, मेरे एक फर्म है, मुझे उसका मार्केटिंग भी करना है, मुझे प्रोडक्शन भी करना है, सेल्स भी करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे फंक्शंस करने हैं ना. तो मैंने फंक्शन किस पर? मार्केटिंग पर फोकस किया. मेरा मार्केटिंग वीक है, मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही हूँ बट वो सब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो मैं फोकस करूंगी मार्केटिंग पर. तो दिस इज फोकसिंग ऑन सम पर्टिकुलर फंक्शन. क्लियर है? डन? नींद आ रही है? बोलो राधे राधे. कंसर्न्स, कंसर्न, हमारा कंसर्न किसके रिगार्डिंग होगा? लाइक वी वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, कि मेरा बिजनेस जो है वो सर्वाइवल कंसर्न हो सकता है. कंसर्न मींस मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है. प्रॉफिट रिगार्डिंग हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट कंसर्न है. ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी. व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? मतलब आगे तक फ्यूचर मींस ओवरऑल ग्रोथ हो, मेरा डेवलपमेंट हो. ठीक है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिर्फ अपना ही ना देखें, प्रॉफिट 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 ही ना देखें, बट हमें सोसाइटी को भी साथ में लेकर चलना है, तो दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नेंस, वैल्यू एंड एथिक्स. राइट. मोड, व्हाट कुड बी द मोड ऑफ डूइंग बिजनेस? दैट कुड, देयर आर मेनी ऑप्शंस लाइक ट्रेडिशनल या फिजिकल फॉर्म में, है ना, फेस टू फेस आप कर रहे हो. ओके, ब्रिक एंड मोटर. व्हाट इज ब्रिक एंड मोटर? एनी आइडिया? सूर्या, एनी आइडिया? रोहन, गौरव, बस एक बार मैं देखूं क्या इसमें. तो वही बोल रही हूँ इसको. ओके, ब्रिक एंड मोटर क्या होता है? ब्रिक एंड मोटर में लाइक आपके ऑनलाइन जो है फैसिलिटी आपको या ऑनलाइन बिजनेस अवेलेबल नहीं है या नहीं हो सकते, लाइक गैराज फैसिलिटी, गैरेज फैसिलिटी ना, सो दैट कैन नॉट बी
एंड ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो सकता उसका। सो उसे हम बोलते हैं ब्रिक एंड मोटर, ठीक है, डिजिटल या ऑनलाइन, जो ऑनलाइन मोड में भी आप करते हो। नेक्स्ट इज अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स। ये हमने कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो अपना BCK है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात नहीं करते हैं, वहां मुझे हर एक डिसिप्लिन की नॉलेज का होना जरूरी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, लॉ है, व्हाटएवर इट मे बी, है ना, बायोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो, हमें उन सब की नॉलेज को कंसिडर करके BCK हमारा बना है। समझ आया? डोमेन, स्फीयर ऑफ नॉलेज, सेट ऑफ नॉलेजेस जिसको हमारे BCK में इन्वॉल्व होता है, इन सब की नॉलेज होना जरूरी है। एक पॉइंट और हमने पढ़ा था कि CA के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है BCK पढ़ना। चलिए बताइए, CA why it is necessary for you guys to study BCK? कुछ भी बता दो, बोलो तो सही। फिर बता दो, मैंने भी कल पढ़ाया था, आज नहीं पढ़ा रही। CA क्या करेगा? ऑडिट करता है, अकाउंट्स बनाता है। ऑडिट करने के लिए आप ऑडिट किसके करते हो? बिजनेस फर्म की करते हो ना ऑडिट। तो बिजनेस फर्म की आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको उस बिजनेस फर्म की नॉलेज होना जरूरी है। यस और नो नितिन, है ना? हमें बिजनेस फर्म की नॉलेज होना जरूरी है। लाइक उसमें किस तरीके के चेंजेस आते हैं, जैसे अगर आपने अकाउंट्स में पढ़े हो, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं बहुत सारे, उसमें एक स्टैंडर्ड है आपका रिगार्डिंग स्टॉक। स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, कैसे होती है? पढ़ा? कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर हम बात करें कॉस्ट की या मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, है ना, तो अगर आपको यही नहीं पता कि जो मेरा मार्केट वैल्यू है वो क्या है, या NRV की हम बात करें, लाइक मार्केट वैल्यू इट इज सिमिलर टू मार्केट वैल्यू, मुझे ये नहीं पता मार्केट वैल्यू क्या है, तो जहां आप ऑडिट करने जा रहे हो उसने कह दिया अरे ठीक है इतना लगा लिए मार्केट वैल्यू है, अब तुम्हें यही नहीं पता मार्केट वैल्यू क्या है, होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो सब चल रहा है राम भरोसे। तो वहां ऑडिट क्या करोगे जब आपको ही नॉलेज नहीं है कि मुझे करना क्या है, कौन सी कब गलतियां मुझे पकड़नी है। ऑडिटर ये करता है ना, ऑडिट करने जाते हो तो आप चेक करते हो, है ना। तो बेसिकली जब आपको ही नॉलेज नहीं होगी तो आप दूसरे को नॉलेज कैसे डिलीवर करोगे या कैसे आप उसको एडवाइस दोगे। सो फर्स्ट यू हैव टू गेन नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो इसलिए आप BCK पढ़ते हो। अगर उसने कह दिया कि ये होता है मार्केट वैल्यू, आप ऐसा कर लो, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा, बोलो भारत माता की जय, जय हो जाएगी। फिर कैसे CA? जब आप बिजनेस के प्रॉपरली आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या दोबारा आएगा? वो नहीं आएगा ना, हो जाएगा बंटाधार, वहां मत जाना, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना आगे का। अभी हमने इसके डोमेन्स पढ़े थे कि क्या डोमेन्स होते हैं BCK के, है ना। तो अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन शॉर्ट जो भी हमने डोमेन्स पढ़े हैं, तो BCK जो है वो हमारा किस तरीके का है, स्फीयर ऑफ नॉलेज जो है वो बेसिकली हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है BCK को, ठीक है। तो नंबर 1 इज BCK इज वास्ट। साथ के साथ लिखना चाहो तो सिर्फ पॉइंट्स लिख देना, अदरवाइज मैं नोट्स तो आपको दे ही दूंगी। इसको हम क्या करेंगे, अब अपना पॉइंट शुरू हो गया, चैप्टर शुरू हो गया, समझ लो। तो थोड़ा फोकस रहना। प्रवेशिका अपनी चेयर आगे लेके यहाँ आ जाओ, नहीं आगे आ जाओ, मैं 3rd टाइम ही बोलूंगी, आगे आ जाओ, बाहर चले जाओ। मैंने क्या कहा कि जो BCK है उसको हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज BCK इज वास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वास्ट? BCK इज वास्ट। जैसे अभी हमने देखा था जितने भी डोमेन्स पढ़े हैं कि लोकल लेवल मार्केट की भी हम बात करते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, है ना।
चाहे वो कहीं की भी मार्केट हो, हम सबके हम कंसिडर करते हैं। इवन हमने अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रोडक्शन है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, मींस हम ये कहेंगे कि जो हमारा बीसीके है, बिजनेस एंड कॉमर्स से रिगार्डिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अ वेरी वास्ट, है ना, है नहीं है? इसमें हम किस की बात करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की भी बात करते हैं, हम अपने कॉमर्स की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सब चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। जो भी अभी तक आपने डोमेन्स पढ़े हैं उसका सार है, जो हमने 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया है। एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक का क्या मतलब है? एक्लेक्टिक का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका क्या मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी? मैम जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स का एक से ज्यादा हमने डिसिप्लिन्स की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, या हम उसे एक्लेक्टिक भी बोल सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे, तो उसे हम कहते हैं कि यस एमसीके इज, बीसीके इज एक्लेक्टिक। ठीक है, कॉपी का है, रजिस्टर का है, बुक का है। एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। अच्छा आप लोग ये बताओ, जो बिजनेस है क्या वो स्टेबल हो सकता है? स्टार्टिंग हो सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो जैसा चल रहा है चलता रहेगा, उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इज इट पॉसिबल? नो ना। तो क्या है एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग? हमारा जो बिजनेस है जब अगर अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वी ऑलवेज थिंक कि हम इसको एक्सपैंड करते हैं, हमारे ब्रांचेस सब जगह पर होने चाहिए, हम उसको लोकल लेवल से नेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, नेशनल से इंटरनेशनल लेकर जाना चाहते हैं। तो हमेशा क्या होगा, एक्सपैंडिंग स्टेज होगा। जब हम इस पॉइंट में जो क्या बात करते हैं, आईसीटी को बेसिकली फोकस किया गया है। आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड क्या होता है आईटीसी नंदनी? आईसीटी सॉरी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बता दिया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने क्या बात की थी, B2B, B2C, BPOs, इनकी हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक फर्म दूसरी फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है, अगर बिजनेस कर रही है तो उसे हम कहेंगे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, है ना। और BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता क्या है? BPOs आउटसोर्स करते हैं। जैसे अगर हम कॉल सेंटर की बात करते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, कुछ एजेंट्स को हम आउटसोर्स करते हैं फॉर हैंडलिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स, तो वो हमारे क्या होते हैं? BPOs होते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपका BCK है, हम कहेंगे BCK इज वास्ट, BCK इज इक्लेक्टिक एंड BCK इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। अब अपनी बुक में देखिए क्या लिखा है। BCK इज वास्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, डोर टू डोर सेलर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। डोर टू डोर सेलर्स कौन है? जो घर घर जाकर बेचते हैं, डोर टू डोर सेलिंग करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स गलियों में आते हैं, अपना ठेला लेकर आवाज लगा लेते हैं, सब्जी ले लो सब्जी। वीकली हाट्स और बाजार, सोम बाजार, बुध बाजार, रवि बाजार, जो बहुत दिल्ली में लगते हैं, गुड़गांव में लगते हैं, वीकली मार्केट्स हो गए। नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस की दुकानें, जो कौन से वाली दुकानें बोलते हैं? परचून की जो दुकानें होती हैं, किराने वाले किराने स्टोर्स। मार्केट प्लेसेस, मॉल्स, कंपनी चेन स्टोर, ऑनलाइन रिटेल स्टोर, ये सब रिटेल ट्रेड में आते हैं। इनको अंडरलाइन कर लेना, इस पर्टिकुलर पॉइंट में से हर साल एक क्वेश्चन आता है और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली आएगा। क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे और कहेंगे कि क्या इनमें से कौन सा पॉइंट है जो रिटेल ट्रेड में इंक्लूडेड है, या आपको 3 पॉइंट सिमिलर दे देंगे, एक अलग दे देंगे। इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रिटेल ट्रेड में नहीं आता है? रिटेल ट्रेड होता क्या है? मैन्युफैक्चरर है ना। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? होलसेलर को देगा, ठीक है। होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर क्या करता है? हमारे कस्टमर को सेल करता है।
तो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेड हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट कर रहा है। रिटेल ट्रेडर हम क्या होते हैं, जैसे शॉप पे कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा है, बीच में कोई इंटरमीडिएटर्स नहीं है, कोई एजेंट्स नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग हो गई है ना। तो अब आपको ऑप्शंस दे देंगे, लाइक जैसे डोर टू डोर सेलिंग है, ठीक है, नेबर शॉप्स हो गई, या फिर हार्ट्स है, उनमें कोई एक ऑप्शन अलग से आपको दे दिया, बोलेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिटेल ट्रेड में नहीं आता। तो आपको आइडेंटिफाई करना, रिटेल ट्रेड में वो आएगा जो सेलर जो है डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करता है, तो वो रिटेल ट्रेड में आएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके रिटेल ट्रेड के हैं, ठीक है। बीसीके को वास्ट क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, लाइक हम इंटरनेशनली भी डील करते हैं, नेशनली भी डील करते हैं, चाहे हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, रिटेल की बात कर रहे हैं, होलसेलर्स की बात करें, तो सब कुछ इंक्लूडेड है। चाहे एक प्रोडक्ट लाइन की हम बात करें या वाइड रेंज ऑफ कंपनीज की हम बात करें, वो सब हम बिजनेस एंड कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वास्ट। इक्लेक्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे इसमें डिसिप्लिन्स को हम ऐड करते हैं। अब मैं सबसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, अभी नींद उड़ेगी तुम्हारी। देन एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, ठीक है। चलिए एक रैपिड हो जाए। रिटेल में डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के पास सेलिंग होती है, हाँ, जो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर से जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि होलसेलर भी डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं। बिल्कुल सही पूछा अंशी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि होलसेलर क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को भी बहुत बार हम लोग सेल करते हैं ना, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी हम बहुत बार खरीद लेते हैं। जैसे कंपनी आउटलेट्स होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वहीं से वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल आउट करते हैं। बट जब आपसे यहाँ रिटेल ट्रेड की बात की जाती है, तो वी आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन व्हाट, रिटेलर्स। होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को फोकस नहीं करना है, हम रिटेलर्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट जो रिटेलर्स सेल करेंगे कस्टमर्स को, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है, बीसीके वोकैबुलरी दी हुई है कि बीसीके वोकैब के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी व्हाट होती है, सॉरी क्या होती है स्ट्रेटेजी, रणनीति। थोड़ा भारी लग रहा है शब्द, ये सही है। रणनीति, क्या करते हैं हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं जब, बेसिकली करते क्या है, रणनीति में करते क्या है, जो कृष्ण भगवान ने किया था महाभारत में, छल प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, प्लानिंग तो बहुत सारी होती है, तो गेट द ऑब्जेक्टिव फुलफिल, ऑब्जेक्टिव फुलफिल, वेरी गुड। आज तो लॉजिकल आंसर दिया। हाँ तो मैंने क्या कहा, ठीक ही तो कह रही हूँ, हाँ वेरी गुड। नितिन यहाँ तक आवाज नहीं पहुंच रही, क्या कह रहे हो? गौरव यस मैम, टॉपर ऑफ द वीक, बताइए व्हाट इज स्ट्रेटजी? वो तो कुछ नहीं, बस शिवानी मैं फ्यूचर की प्लानिंग करके रखना। फोरकास्टिंग होते हो तो? सूर्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे स्टेप, प्लानिंग के लिए, प्लानिंग कौन की सी भी अपना उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े जैसे भी बोलो। जैसे श्री कृष्ण ने क्या किया था महाभारत में, रणनीति बनाई थी, हुक और बाई क्रुक व्हाटएवर ना। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा मूवी में भी होता है, ये हम फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं कि 4-5 फ्रेंड्स लाइन में खड़े हैं और ये बोला जाता है कि जो आगे आएगा उसको गोली से उड़ाया जाएगा, तो क्या करते हैं, सारे पीछे चले जाते हैं। आगे आने वाला आगे नहीं आया बट उसको सच में उड़ा दिया, तो वो क्या है, वो तो एक मजाक था। रणनीति में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें अपने कॉम्पिटिटर से कैसे कम्पीट करना है। वी डू वेरियस काइंड ऑफ प्लानिंग्स, है ना, प्लानिंग करते हैं कि हमें उसको किस तरीके से कम्पीट करना है। जैसे अगर मैं कहूँ बहुत सारे मैचेस में होता है, स्पोर्ट्स में होती है ना, हर एक फील्ड में हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब आप लोग भी स्ट्रेटेजी बनाओगे जैसे जैसे आपका एग्जाम टाइम नजदीक आएगा। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है तो फ्रीली बैठ रहे हो, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो, बर्थडेज एंजॉय कर रहे हो ना, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, आज के आज मुझे ये 2 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही करने हैं वरना एग्जाम तक मेरे कंप्लीट नहीं होंगे, मुझे अपनी पूरी प्लानिंग करनी होगी। दिस इज
स्ट्रैटेजी लाइक कि मुझे उससे फर्स्ट आना है, उसको मुझे compete करना है। तो फर्म्स क्या करते हैं, बिजनेस फर्म्स अपने कंपटीटर से compete करने के लिए वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। स्ट्रैटेजी लाइक हमने बहुत पहले एक एग्जांपल लिया था, मैं रिपीट कर रही हूँ कि 4 स्टॉल्स हैं यहाँ पर, 3 ही ले लेते हैं, A, B एंड C, ठीक है। कौन सी स्टॉल है ये? गोलगप्पे की स्टॉल है, ठीक है। गोलगप्पे की स्टॉल है, यहाँ पर क्या होता है 10 रुपए के 5 गोलगप्पे मिलते हैं, ठीक है। गोलगप्पे के स्टॉल के पास एक चाट वाले ने भी दुकान खोल ली है, तो जरूरी नहीं गोलगप्पा खाने जाओ, चाट भी ले सकते हो। तो ये भी 10 रुपए के 5 दे रहा है और ये भी 10 रुपए के 5 दे रहा है। वो चाट 40 रुपए की आप प्लेट है, 60 रुपए पूरी मतलब इसने सर्वे कर रखा है ना। चलिए सुनिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ए ने क्या किया, ए और बी जो है बहुत पक्के वाले दोस्त हैं। कौन कौन? ए और बी है ना, अल्फा बीटा। सी नया आ गया इस फील्ड में, इन दोनों का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, दोनों मिल बांट के बिजनेस चला रहे थे, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। सडनली न्यू एंट्री आई, न्यू कमर आया, सी, उसने भी अपनी स्टॉल लगा ली, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है 10 के 5, लेकिन उसका नया बिजनेस था, वो क्या कर रहा है, मैं 10 के 6 दे रहा हूँ। तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि इन्होंने अपना टेस्ट जो था, टेस्ट सबको पसंद था, लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट में और बहुत मेहनत की, इजाफा लाए और उन्होंने क्या किया 10 के 7 गोलगप्पे देने लगे। तो क्या होगा, मुस्कान आप कहाँ जाना चाहोगे? ए और बी के पास, है ना। तो इसके पास नहीं जाओगे। जब लोगों को टेस्ट, खाने पीने की चीजों में क्या होता है, टेस्ट चाहिए। एक बार टेस्ट जो है बैठ गया, कस्टमर क्या हो गए, उनके पास लॉयल हो गए कि हाँ वो आपके पास आएंगे, आपका टेस्ट पसंद आ गया है, फिर क्या कर दो, चाहे 10 के 3 दे दो, तो भी लोग भागे भागे आएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है, पहले हम कम करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके सारे कस्टमर्स को हम ग्रैब करेंगे, और जब एक बार हमारे कस्टमर्स लॉयल हो गए ना, देन वी विल इंक्रीज द प्राइस। समझ आया? दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। समझ आ रहा है सभी को? इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को देखो यहाँ पर किससे डिनोट किया गया है, मिलिट्री से डिनोट किया है इन्होंने। मिलिट्री से डिनोट किया कि मिलिट्री में एवरी टाइम पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज उन्हें बनानी पड़ती है। अब सोचो मिलिट्री में तो उन्हें बहुत सारे टेररिस्ट और पता नहीं कैसे कैसे सिचुएशन से उन्हें सामना करना पड़ता है। तो हर एक स्टेज पर वो स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं कि अगर सडनली बॉर्डर्स पर जो है सडनली कहीं से आ गए टेररिस्ट, तो हम कैसे डील करेंगे। तो अपनी पूरी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग वो प्रिपेयर रखते हैं। इस स्ट्रेटेजी को इन्होंने मिलिट्री के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि जैसे मिलिट्री में होता है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स की। क्या होता है लॉजिस्टिक्स? अमीशा, व्हाट इज लॉजिस्टिक्स? कल बताया था। रोहन बताओ। नंदनी, चेन ऑफ प्रवेशिका, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो। इच्छा, क्या होता है लॉजिस्टिक्स? नो आइडिया। तुषार, व्हाट इज लॉजिस्टिक्स? मैंने कहा लॉजिस्टिक्स विच इज सिमिलर टू सप्लाई चेन। सो व्हाट इज सप्लाई चेन? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दैट इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? देखो जो भी हमने प्रोडक्शन किया है उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना। तो इनको क्या होता है, ये 2 टाइप्स होंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होते हैं? इनबाउंड, कोई प्रोडक्ट हमारी फर्म में आया, कब आते हैं? फर्म में कौन से मटेरियल्स आते हैं? रॉ मटेरियल हमें चाहिए, रॉ मटेरियल आए, सो दैट इज जो उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए हमें हेल्प किया। जैसे अगर हमने ट्रक का यूज किया, ट्रक में हमने अपने रॉ मटेरियल्स को क्या किया, लोड करके हमारे फर्म में लेकर आए। सो ट्रक जो है हम यूज करें एज अ लॉजिस्टिक फॉर इनबाउंड पर्पस, है ना, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए। आउटबाउंड, बाहर ले जाने के लिए जो भी हम मटेरियल्स के लिए यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में सारे आते हैं, सप्लाई चेन, जो भी व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं या जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, इसके बहुत सारे वैरायटीज है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में सप्लाई चेन।
जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हम रोड ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं, तो उसमें वो अलग अलग तरीके, अगर रोड में हमने ट्रक का यूज किया तो हमारे लिए लॉजिस्टिकली यूज किसने किया, ट्रक का हेल्प लिया हमने, तो वो लॉजिस्टिक्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। या इनबाउंड एंड आउटबाउंड। थर्ड है हमारा बुल्स एंड बियर, ये हमने कल किया था, क्या होता है बुल्स एंड बियर। कोई एक बताएगा पर्टिकुलरली, ये कौन से डिसिप्लिन से आया है, एनिमल साइकोलॉजी। बुलिश मार्केट में क्या होता है, बूम चलता है, जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, और बियर मार्केट में, बियरिश मार्केट में क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है। इच्छा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। बुल एंड बियर जो है ये क्या होता है, बुल एंड बियर में ये हमारा जो डिसिप्लिन है एनिमल साइकोलॉजी से आया, जैसे बुल और बियर। जब बुल और बियर का झगड़ा होता है या लड़ाई होती है तो क्या होता है, जो बुल क्या करता है, अपने ओपोनेंट को उठाकर फेंकता है ना, तो वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, तो इसलिए हम कहते हैं जो भी स्टॉक प्राइसेस हैं, शेयर मार्केट्स हैं, हमारे क्या करते हैं, उनमें राइज आता है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं बुलिश मार्केट, ठीक है। और बियरिश, बियर, जब बियर के साथ उसका होता है झगड़ा, तो जो ओपोनेंट होता है वो क्या करता है, वो उसको दबाता है, दबाने की कोशिश करता है, डाउनवर्ड प्रेशराइज करता है, तो इसलिए जो हमारे शेयर प्राइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो जब बियरिश मार्केट की हम बात करें, मीन स्टॉक प्राइसेस आर गोइंग डाउन, एंड बुलिश मार्केट में स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, ये डिसिप्लिन्स की हमने बात की। ये क्या थी हमारे बीसीके की वो कैप थी। नींद आ रही है? यस ऑफ कोर्स मैम, डेफिनेटली। चलिए अपना अपना फोन निकालो, कल मैंने एक पीडीएफ भेजी थी क्वेश्चंस की, वो निकालो फटाफट। हाँ एमसीक्यू भेजिए आपको, आप ज्वाइन हो ग्रुप में, आपका नंबर है किसी के पास, नंबर दे दो, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ले लो, कौन नंबर लेना चाहता है, सूर्य को। फटाफट से करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले जज करते हैं आपको ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। बेटा आपका फोन इच्छा का भी नंबर लेके सेंड कर दो कोई, नितिन के लिए भी हेल्प कर देना प्लीज। कर दिया नितिन का हो गया, ओके। चलिए, BCK has derived from the vocab from various disciplines, example marketing, accounts, finance, law, economics. It shows that BCK is, हमने क्या पढ़ा था, ऑप्शंस क्या है, प्रॉम्प्टली आंसर मत करना, पता है शायद मैंने वो आंसर के साथ भेजा है, नहीं रिसर्च में बनता है। ओके। हमने अभी बात की थी, यस लिसन प्लीज, हमने अभी बात की थी कि जो BCK है उसमें हमने 3 पॉइंट्स को पढ़ा है कि BCK इज वास्ट, इक्लेक्टिक एंड एवर इवॉल्विंग। तो वास्ट में हमने क्या पढ़ा कि वाइड रेंज ऑफ उसमें हम सब कुछ कंसिडर करते हैं, चाहे डोमेस्टिक लेवल पर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, या हम बहुत सारी वैरायटीज की बात करें। इक्लेक्टिक में हमने बात की थी मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं। थर्ड एवर इवॉल्विंग और एक्सपैंडिंग, उस पर हमने बात की थी, फोकस की थी ICT को, है ना, B2B, B2C, BPOs, इनकी हमने बात की। तो यहाँ पर फोकस किस पर कर रहा है, डिसिप्लिन पर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, इक्लेक्टिक। स्पेलिंग गलत है, ECLEC होगा, इक्लेक्टिक नॉट इलेक्ट्रिक। Which one of the following, question number 2, which one of the following word has taken its meaning from movement of troops, military supplies and equipments? Logistics। क्यों, देखिए मिलिट्री की यहाँ पे इसने बात की है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक बार बोर्ड पर देखिए, मिलिट्री जो है वो स्ट्रेटजी के लिए भी यूज किया है और लॉजिस्टिक्स के लिए भी यूज किया है। रोहित समझ में आ रहा है?
मिलिट्री यहाँ पर डिसिप्लिन किसके लिए यूज किया है? स्ट्रेटेजी के लिए भी यूज किया है और लॉजिस्टिक्स के लिए भी यूज किया है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आगे उसने क्या कहा है? मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, है ना? व्हाट इज ट्रूप्स? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को वो लेकर जाए तो मूवमेंट हो रहा है, दैट मींस मूवमेंट ऑफ समथिंग। तो मूवमेंट की जब हम बात करते हैं वी कंसीडर लॉजिस्टिक्स। तो मिलिट्री में मूवमेंट ट्रूप्स का ही होगा या इक्विपमेंट्स का भी हो सकता है। तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड दो तरह की होती है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज उन्होंने नहीं किया है इनबाउंड या आउटबाउंड, स्पेशली लॉजिस्टिक्स दिया, तो आंसर विल बी लॉजिस्टिक्स। क्लियर? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following comprise of retail trade? आपको बताया था मैंने पहले भी, all of the above. Very good. Done. इच्छा, questions नहीं आए? चल नहीं रहा। प्रवेश का आप दिखा लो बेटा, उसको questions दिखा लो एक बार। ये नहीं है, आपने क्या खोल रखा है? हैंड रिटन MCQs हैं, देखो ग्रुप में डाले थे। क्या वो गौरव नहीं मिले क्वेश्चंस? है ना सबके पास क्वेश्चंस? प्रैक्टिस क्वेश्चन ये Which one of the following comprise of retail trade? Second question number 4. मॉल्स में हम जाते हैं, यस डायरेक्टली जो सेलर है वो सेल करता है, हम परचेज करते हैं। वीकली हाट, सोम बाजार, बुध बाजार, रवि बाजार, जो भी बाजार है हम डायरेक्टली खरीदते हैं। ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन रिटेलिंग में भी जो सेलर होता है वो डायरेक्टली सेल कर रहा है, बस पेमेंट ऑनलाइन हो रही है। तो ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? Done. Next, stakeholders doesn't include none of the above. सबके आ रहे ना आंसर्स? हमेशा कर रहे हो अटेम्प्ट? नितिन आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। Okay. Which of the following statement is correct in respect of sphere of business commercial knowledge? Sphere of business commercial क्वेश्चन समझा रही थी मैं। चलो, ऑल ऑफ दी अबव। समझ आ रहा है यहाँ तक का? ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लिसन, पेज नंबर 1.6 इज योर होमवर्क। 1.6 जिसमें बता रही हूँ एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ BCK फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स। उसमें आपको कुछ एज ए टिप दिया है या एनहांसिंग BQ है। BQ इज बिजनेस कोशेंट, कि बिजनेस के बारे में आप अपनी नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। आप में CA, हाउ CA शुड रिएक्ट और वर्क। तो वो पॉइंट्स है लाइक सेल्फ एश्योरेंस होना चाहिए। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप, जरूरी नहीं है कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो तो आप अच्छे CA नहीं बन सकते हो। ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड्स, मीन्स आपको पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, वो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ईच वन ऑफ अस हैव 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स, और वो 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स क्या है? व्हाट? हमें मतलब CA को हमेशा ही सोचना चाहिए वो जो 6 जो ऑनेस्ट सर्वेंट का नाम दिया है वो क्या है, उनको कंसिडर करना चाहिए। व्हाट आर दीज? व्हाट, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जो आप लोग हमेशा करते रहते हैं ना, तो वो आपको होना चाहिए। प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट इज अ की टू अचीव सक्सेस। ठीक है, तो इनको एक बार रीड आउट कर लेना। इसमें से जनरली नहीं आते क्वेश्चंस, बट जस्ट गिव इट अ रीड, है ना। चलिए, मेन पॉइंट आता है अब आपका इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ बिजनेस। ठीक है, कौन सा वाला? तो ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना। इंपॉर्टेंस बता देना। इस इंपॉर्टेंस में ये वाला जो आपकी डेफिनेशन है ना, इसको हाईलाइट कर लो या जरूर से जरूर इसको रीड करना है। द चार्टेड अकाउंटेंट्स शैल बी एबल टू कंडक्ट द ऑडिट diligently only when they understand the nuisance of the business whose accounts they prepare or audit। क्या मतलब है इसका कि जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं they could conduct their audit diligently। diligently means properly, ठीक है, they could properly तभी कर सकते हैं जब they understand the nuances। what are the nuances? nuances means जैसे लाइक एंगल्स ऑफ बिजनेस, की बिजनेस में किस तरीके के एंगल्स हैं, क्या टर्न्स आते हैं, लाइक बिजनेस के पहलू क्या है ना,
कब कौन से टर्न्स आते हैं, क्या क्या बिजनेस में सिचुएशंस हो सकती हैं, उन नुआंसेस का आपको पता होना चाहिए। हुज अकाउंट्स दे प्रिपेयर और ऑडिट, जिस भी बिजनेस का। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर हम FMCG कंपनीज की बात कर रहे हैं, FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना। उसमें क्या आते हैं FMCG में? एनी आइडिया? सुना है FMCG गुड्स क्या होते हैं? सूर्या? नो आइडिया? अंशी? FMCG इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे गुड्स जो बहुत जल्दी, जिनका बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस जो है दैट हैपेंस, जैसे कन्फेक्शनरीज, है ना। कन्फेक्शनरीज की हम बात कर रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती हैं चीज़ें, और इनका प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। ग्रोसरीज है, बेकरी है, कन्फेक्शनरीज हैं, तो इन्हें हम FMCG में, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, ये कन्फेक्शनरीज में आते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात कर रहे हैं, एक आप इस तरीके की किसी कंपनी का ऑडिट पर जा रहे हो, ठीक है, एक आप FMCG किसी कंपनी के ऑडिट के लिए जा रहे हो, उसका ऑडिट प्रोसेस सब कुछ अलग होगा एज कंपेयर टू द ऑडिटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर होटल। होटल में जब आप ऑडिटिंग करने के लिए जाओगे, उनका सब कुछ, सारे अकाउंट्स डिफरेंट होंगे। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होगा? थोड़ा सा आइडिया बस, एक बस जनरल नॉलेज के लिए। एक होटल की ऑडिटिंग करने जा रहे हो आप, ठीक है, वहीं अगर आप, मैं कहूँ किसी एक पर्टिकुलर अदर कंपनी, जैसे कोई FMCG की कोई कंपनी है, वहां पर आप ऑडिट के लिए जा रहे हो, या किसी स्कूल के ऑडिट के लिए जा रहे हो, तो इन सबका डिफरेंट होगा, मेथड ऑफ वर्किंग डिफरेंट होगा, क्योंकि इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अलग होंगे। फर्म का फर्म के अकॉर्डिंगली होगा, होटल का होटल के अकॉर्डिंगली होगा, और स्कूल्स का अपना डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होगा, तो उनके आपको अकाउंट्स नॉलेज भी अलग होने चाहिए। इन सबकी जनरल एंट्रीज भी तो अलग हो जाती होंगी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ेगा। सो बीइंग ए CA, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कब किसका मुझे ऑडिट करने जाना है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे कैसे अपने आप को मोल्ड करना है। मेरी नॉलेज इतनी वास्ट होनी चाहिए, एज द BCA इज वेरी वास्ट। समझ आया? कोई छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, CA होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब चलें मुस्कान इकोनॉमिक पढ़ने, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। जीने या पैसे के लिए जो करते हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसे ही जो कर देते हैं दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया? Yes, ma'am. हो गया खत्म। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स आप फॉर सर्वाइवल, फॉर अर्निंग ऑफ अ लिविंग के लिए जो भी करते हो, वो सब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। जैसे क्या करते हो, क्या करते हैं इन जनरल? खाना खाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, और फिर से पापा कमाने जाते हैं। देखिए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, जब हम दो चीजों की बात करते हैं, पॉइंट्स नोट कर लेना इफ यू फाइंड की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो मैं PDF सेंड कर दूंगी आपको। टू अर्न अ लिविंग, ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, अपनी नेसेसिटीज के लिए जब हम कुछ अर्निंग करने के लिए निकलते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम किसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं लिवलीहुड मोटिव के लिए, ठीक है, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, जो भी हम कमा रहे हैं, जो साधन को ढूंढ रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। रैशनैलिटी होती है, हमने हमेशा इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि कंज्यूमर इज अ रैशनल। व्हाट डज इट मीन? असम्पशंस लिए हैं हर जगह, कंज्यूमर इज अ रैशनल, हम ये मान लेते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है। क्या मतलब होता है उसका? कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं। वाह, बिल्कुल उल्टा बोला है। fully satisfies your wants. Maximum satisfaction of consumer businesses. रोहित डाइवर्ट हो जाते हैं कभी। कभी तो बोल दो। तुषार, आइडियाज तो आ रहे होंगे, गलत सही जैसे भी आ रहे हैं, बोलो तो एटलीस्ट। हो जाता है। हाँ बोल सकते हो, लॉजिकल है ना। कस्टमर इज अ रैशनल, कंज्यूमर इज अ रैशनल, मतलब वो लॉजिकल थिंकिंग रखता है, वो नॉलेज रखता है कि कहाँ मुझे किस तरीके से डील करना है। क्यूड प्रो क्यू होना चाहिए, दैट मीन्स समथिंग इन एक्सचेंज होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि दैट इज कंप्लीटली फॉर द कंसर्न, लव एंड अफेक्शन। हम कुछ अर्न करने के लिए नहीं करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्या करते हैं? अर्न करने के लिए करते हैं।
बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कुछ अर्निंग के लिए नहीं करते हैं, बट ऐसे ही अपने अफेक्शन लव से कर देते हैं। लाइक मदर, उनका लव है, उनका अफेक्शन है, जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उनको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता है ना। वहीं अगर वो, जैसे हमने टिफिन सिस्टम वाला एग्जांपल लिया था, हमारे लिए खाना बना रहे हैं, बहुत प्यार से बनाते हैं, उनका स्नेह है, तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर उन्होंने कोई टिफिन सिस्टम रन किया हुआ है, एज अ बिजनेस वो चला रही हैं, तो दैट विल कंसिडर अंडर बिजनेस, और वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि इन रिटर्न उन्हें क्या मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, वैल्यू, कुछ समथिंग इन रिटर्न मिलेगा। जैसे हॉबी या कॉज, गाना गाना मेरी हॉबी है, डांसिंग हॉबी, अरे एग्जांपल लिया ऐसे मत देखो, डांसिंग हॉबी है, हाँ मेरी ड्राइंग मेरी हॉबी है। चलिए, तो वो हॉबी है, हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, सिंगिंग जो है, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, वो एज अ हॉबी। तो गाने के बदले में कोई भी पैसा नहीं दे रहा, मैं ड्राइंग बना रही हूँ, उसके बदले में मुझे कोई इन रिटर्न कुछ मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, समझ आ रहा है? इन रिटर्न हमें कुछ मिलता है, तो दैट विल बी द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इमोशनल एंड सेंटिमेंट्स की वजह से जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, दैट कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अल्ट्रुइज्म की वजह से जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। अल्ट्रुइज्म क्या होता है? व्हाट इज दिस? किसी की भलाई के बारे में सोच के हम ऐसे ही कुछ कर देते हैं कि चलो उसका भला हो जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे हम जाते हैं या सडनली हमें कोई बेगर्स दिख जाते हैं, हम उन्हें कह देते हैं कि चलो एक टाइम को उनको खाना दिला के खिला दिया, तो बदले में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है ना। या फिर कोई जा रहा है, हमने देखा कोई ओल्ड एज जा रहे हैं, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बुजुर्ग कोई जा रहा है, तो उनका सामान आपने उठाकर यहाँ से वहां तक उनके घर तक पहुंचा दिया, रोड क्रॉस करा दिया, उसके पैसे मिलने वाले हैं नहीं ना, वो सिर्फ आपने अपनी भलाई करने के निस्वार्थ भावना से आपने कर दिया। जैसे अगर कोई क्या कहते हैं, कोई अभियान चल रहा है ना, उसमें आपने पार्टिसिपेट कर लिया। अभी क्या हो रहा है कि प्लांटेशन बहुत ज्यादा लोगों, कोरोना के बाद बेसिकली प्लांट्स के लिए जो प्रेम है लोगों का उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है ना, ऑक्सीजन। तो ऐसे अभियान चलते रहते हैं, तो हम लोग जाके उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, हेल्प कर देते हैं। बीच में क्या हुआ था, दिल्ली में वो सफाई अभियान चला था, तो आपने जाकर लगभग किसी गली मोहल्ले में सफाई कर डाली पूरे रोड पर, तो पैसे मिले नहीं मिले, तो वो क्या था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, है ना। अगर इन रिटर्न आपको पैसे मिलते तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती। क्लियर हुआ? जैसे सलमान खान ने क्या कर रखा है, बीइंग ह्यूमन नाम का एक एनजीओ चला रहा है ना। तो अब मुझे बताना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बीइंग ह्यूमन के नाम से एक एनजीओ रन कर रहा है सलमान खान, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? बिना किसी प्रॉफिट के, जिसमें कोई पैसे का लेन देन या कोई हमें इन रिटर्न पैसे नहीं मिलता। बट उसमें कॉस्ट जरूर आती है। नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें मॉनेटरी टर्म्स नहीं आते, बट हम ये कह सकते हैं कि उसमें क्या है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन होता है। किसका? रिगार्डिंग कॉस्ट। अब जैसे सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन नाम का एनजीओ खोला, वहां पर बहुत सारे को गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करके आता है, उसने एनजीओ भी सेटअप किया, तो उसमें बहुत सारे खर्चे तो आए होंगे ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, बट उसको इन रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक रिग्रेशन हो रहा है, उसको खर्चे करने पड़ रहे हैं, बट सलमान खान को इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, तो दैट विल कम अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आया? अच्छा, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहला कि जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या है, होता है, लेकिन एक्सचेंज नहीं होता मार्केट पे। पॉइंट समझ आया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब परचेजिंग एंड सेलिंग करना एक्सचेंज हो गया ना, या फिर हमने किसी को एक्सचेंज में मतलब बाइंग एंड सेलिंग हुई,
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है बट परचेजिंग या सेलिंग नहीं हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। जैसे मदर का एग्जांपल लीजिए, मदर आपके लिए केक बना रही है ना, बहुत प्यार से बनाया आपके लिए केक, तो वो क्या है, प्रोडक्शन हुआ, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ, बट देयर इज नो एक्सचेंज, इन रिटर्न आपको कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। वही केक बनाया, उनकी अपनी बेकरी है, बेकरी में सेल कर दिया, मॉनेटरी टर्म्स हुए, ट्रांजैक्शंस हुए, एक्सचेंज हुआ, बाइंग एंड सेलिंग हुआ, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आया? ये कब था, जब प्रोडक्शन होता है बट एक्सचेंज नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो भी ये चीजें होंगी। दूसरा क्या है, डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी नहीं होता है। कौन सा सिचुएशन में आ रहा, कोई एग्जांपल, हॉबी गा रहे हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन नहीं है, हमारी हॉबी थी, हमने गाया, तो हमें इन रिटर्न कुछ मॉनेटरी कुछ रिटर्न नहीं मिला, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक। अगर हमने गाया और उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, विटामिन मिल जाते हैं बहुत सारे तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आ जाएगा। अब अपना पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 निकालो, बैक क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, वेट अ सेकंड, ये पॉइंट भी आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये भी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। इससे आगे है, देखिए, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनकम जनरेशन, इनकम जनरेटिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने पढ़ा है कि हाँ, इनकम जनरेशन होता है ना, इनकम जनरेशन, तो हम उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, इनकम कब जनरेट होगा और कैसे जनरेट होता है। देखिए आपके बुक में क्या बोल रहा है, इनकम जनरेशन में जब अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम क्या होता है, कमाई हुई इनकम, या हम बोल सकते हैं पसीने बहाकर पैसे कमाए। देखो एसी चल रहा है, मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, खून पसीने की कमाई, खून तो नहीं निकल रहा, पसीने तो निकल रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, और देखो तुम्हें नींद आ रही है, क्यों तुषार, तो वो आते हैं आपके अर्न इनकम में। सेकेंड हम बात करते हैं प्रॉपर्टी इनकम। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, कोई इतना टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके इसको पढ़ोगे तो बहुत इजी है। अभी तो जो पढ़ा टफ था, नहीं था ना, बिल्कुल इजी है। एक बच्चे ने हाँ नहीं बोला, टफ था, सीरियसली टफ था रोहन, नहीं था टफ, टेस्ट देखने के बाद बताएंगे। तुषार टफ लग रहा है, अभी तो ठीक ठाक, बाकी राम भरोसे। इच्छा टफ है, नहीं ना मैडम, आप पूछोगे आपके सामने ना, तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये बच गई, से पूछ लो, उसने बिना पूछे नाम पहले बोल देते हैं, नहीं आया। चलिए प्रॉपर्टी इनकम, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, उससे मुझे रेंटल इनकम मिलती रहेगी, तो आप सच बोल रहे हो, प्रॉपर्टी इनकम है ना। नेक्स्ट फैक्टर इनकम, बताइए व्हाट इज फैक्टर इनकम। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी अर्न की गई है वो हमारी क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम होगी। जैसे मैंने अपनी लैंड दे दी रेंट पे, ठीक है, या फिर जो भी अपना पैसा था वो मैंने इंटरेस्ट पर दे दिया, तो वो इनकम आई फैक्टर इनकम। कैश और काइंड, इन कैश में जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है, या कैश में अगर मैं जो भी इनकम आई है मेरे पास, तो वो कैश इनकम होगी, या अदर देन कैश कुछ भी काइंड में आया है तो वो भी मेरी इनकम मानी जाएगी। तो ये सब किस में आएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगे। सेकंड क्या है आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन, यस और नो। देखिए मैन कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वी जस्ट कैन
मोल्ड वॉट एवर वी हैव, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन सम गुड्स एंड सर्विसेज विच इज वैल्यूएबल या विच इज यूजेबल, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसे सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट समथिंग मोर व्हाट वी हैव, है ना, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या होता था, पहले हंटिंग करते थे जो हमारे पूर्वज थे, कि जो भी पक्षी वक्षी मिले उनको पकड़ लिया और कच्चा खा लिया, है ना, क्या वाकई में होता था, पूर्वज यही करते थे, है ना। फिर धीरे 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 जनरेशन चेंज होती गई, वो आगे टेक्नोलॉजीज आती गई, और अभी क्या होता है 2 स्टार 5 स्टार होटल, है ना, हम उस पर्टिकुलर 5 स्टार होना चाहिए, बिना 5 स्टार के मैं वहां खाना नहीं खाऊंगी। पार्टी करने जा रहे हैं, 10 में चलेंगे, 10 में पार्टी करेंगे, क्या यार तुम तंबू लगा के डीजे चला देते हो, आई डोंट लाइक ऑल दिस। तो आजकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं। पहले जहाँ हम पकड़ते थे मार के खा जाते थे कच्चा ही, बट अभी हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हो गया है। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन की, हमने जो अवेलेबल है हमारे पास रिसोर्सेज उसको इतना यूज किया है कि वी कैन हैव बेटर थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल हो गया या हमारा क्रिएटिविटी है, लगा लो कुछ भी, है ना। सो प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोटेक्शन क्या होता है, जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं। रीड आउट करना इसके प्रॉपर लाइंस देखिए। फार्मिंग भी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव है। टीचिंग हो, चाहे मेडिसिन की बात करें, हम अकाउंटेंसी की बात करें, ये सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है। टीचिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसी है, तुम लोग लपेट रहे हो है ना, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी, ये सब क्या होती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है। सो प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स विच साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड और सप्लाई। प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक्स का कौन सा साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड या सप्लाई? सप्लाई। यस मैम। शिवानी, हाय अमीशा, डिमांड। रोहित, सप्लाई। नितिन, गौरव, निशांत और तुषार। सॉरी यस तुषार, मुस्कान, इच्छा। अच्छा, कौन कहता है डिमांड? शिवानी, अमीशा, अच्छा कौन कहते हैं सप्लाई? ओके, अब जरा डिमांड वाले और जो दोनों तरफ जाने वाले हैं, जिन्होंने अपने दो नाव में पैर रखे हैं, तो पहले दो नाव वाले बताएंगे कि दोनों में क्यों लग रहे हैं। डिमांड जब कोई डिमांड करेगा तो तभी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूसर तभी तो सोचेगा कि डिमांड। प्रोडक्शन होता रहता है, सप्लाई करने के लिए होता है ना, तो इट इज फ्रॉम सप्लाई साइड। प्रोडक्शन किस लिए करते हैं? सप्लाई करने के लिए ना। डिमांड कहाँ होती है? कंज्यूमर साइड डिमांड होती है। कंज्यूमर सप्लाई नहीं कर सकता ना, कंज्यूमर कैन नॉट सप्लाई। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी गलत भी होता है, तो भी अच्छा लगा। बोलना अच्छा है, आपको बोलना चाहिए, यहाँ मत फंसा के रखो उसको, थोड़ा सा निकालो बाहर, तो वो अच्छा है। डाउट्स क्लियर होते हैं। रिलेशन नहीं बोला मैंने कहा प्रोडक्शन किस साइड है, कि आप जो है प्रोडक्शन किस लिए हम करते हैं, सप्लाई फुलफिल करने के लिए, या सॉरी सप्लाई करने के लिए या डिमांड करने के लिए। तो हम डिमांड नहीं करता ना, प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है। सो इट इज अ सप्लाई साइड। क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके एमसीक्यूज, उसमें यही लिखा आता है, नीचे हिंदी वर्जन नहीं आता, वो तुम्हें खुद समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये सप्लाई साइड को भी फुलफिल करता है। और कंजम्पशन, यस ऑफ कोर्स, अगर ये प्रोडक्शन सप्लाई साइड को फुलफिल करता है तो वो डिमांड साइड को फुलफिल करता है। जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ रही है
डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाँ वही वही, तो सप्लाई बढ़ेगी। देखो अभी इसमें भी आ गया डिमांड बीच में। जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो अल्टीमेटली जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं या जो बिजनेस है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, सो फोकस या सोचो बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, आपको बहुत बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, यार ये हम मूवी देखते हैं या कोई सीरियल चल रहा होता है तो एक ऐड इतना ज्यादा बार रिपीट क्यों होता है? कभी नोटिस किया है? बहुत बार ऐसा होता है। इवन अगर आप YouTube पे कुछ देख रहे हो, अगर एक वीडियो देखते देखते आपने 5 बार ऐड देखी, सेम आपको प्रोडक्ट की ऐड आएगी, तो वो क्या है? वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इमेज क्रिएट करना चाह रहा है कस्टमर के माइंड में। क्यों? तो उनका डिपेंड करता है सब कुछ, क्या प्रॉफिट जो है डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा मेरा प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्लॉट्स लेते हैं। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि जो दोपहर का टाइम होता है ना, या इवनिंग का जो टाइम होता है, लाइक जो स्कूल की छुट्टियां होती है, जैसे आप लोग पढ़कर निकलते हो, जैसे ही गए टीवी खोला, कहा मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है कुछ पानी ला दो, टीवी खोला, मैगी मैगी मैगी, तो मैगी देख के मम्मा अब तो मुझे मैगी खानी है, बेटा घर में नहीं है, अभी रुको मैं लेकर आता हूँ। वैसे काम नहीं करोगे, लेकिन मैगी दिख गई, पेट में पहले गुड़गुड़ हो रही है, अब मैगी देखने के बाद तो बहुत तगड़ी वाली इच्छा हो रही है कि मुझे तो मैगी खानी है, तो जाओगे ना, धूप हो रही हो गई, 2 बजे का समय है, आपको भूख लग रही है, दौड़े दौड़े जाओगे, व्हीकल नहीं है, मम्मा पैदल लेकर आता हूँ, तो भी जाओगे, होते हैं बहुत। अभी स्कूटी निकाली और तुरंत अब बना दो फटाफट से। जब शाम को जाते हो ना तो भूख तो लग रही होती है ना, भूख तो लग रही होती है, और भूखे पेट जो ये होता है ना कि हम ये कहें कि कल हमने वो खाया था, ये खाया था। मैं तो एग्जाम्पल देती हूँ, इसका एग्जाम्पल, और आपको शेक है, ये है, वो है, तुम लोग क्या कहने लग जाते हो कि मैम खाने पीने का एग्जाम्पल मत लिया करो, भूख लग रही है, ऐसा मन करता है यही ला दो और यही खा लें। तो जब भूख लगती है तो यही होता है, जो मिल जाए वो अच्छा। और उस टाइम पे आपको ऐड आ गई मैगी की, आप कहीं घूम रहे हो और वो ऐड चली मैगी मैगी, और कुछ आया खाने की चीज, अरे वाह मैगी, आज तो मैं यही खाऊंगा। तो मतलब मैं मैगी ही खाऊंगा, तो तुम डेफिनेटली लेकर आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेविंग्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। ये हमने सबसे जो कल हमने पढ़ा था हाउस होल्ड फर्म, है ना, उसमें पढ़ा था कि अगर मेरी इनकम 20,000 है तो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं 18,000। मेरी इनकम है 20,000 और मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए 18,000, तो कितने बच गए 2,000। ये क्या है? सेविंग्स है। अब इस सेविंग्स को क्या करूंगी? इन्वेस्टमेंट। अरे वाह बड़े इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, तो से इंटरेस्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आएगा, तो फिर मेरी फर्दर इनकम हो जाएगी। तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट भी हम फर्दर इनकम के लिए इन्वेस्ट करते हैं फॉर जनरेटिंग मोर वैल्यू। ठीक है, समझ आया आपका ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नो, इट्स नॉट सफिशिएंट। कोई बात नहीं, 3 नहीं होगा, 4 लेक्चर में कर लेंगे। आगे एक पैरा करा रही हूँ बस, और कुछ नहीं करा रही हूँ। देखिए, पढ़ने का मन तुम्हें स्टार्टिंग से ही नहीं होता किसी को। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पॉइंट तो पूरा करोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी कल फिर से शुरू कराऊंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, खुद के लिए अगर हमने कुछ बनाया है तो वो बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। खुद के लिए अगर हमने कुछ बनाया, अच्छा एक एग्जांपल है, मेरे पास एक टेबल पड़ी हुई है जो आई थिंक मेरे यूज में नहीं आएगी, तो मैंने वो अपने फ्रेंड को सेल कर दी। ठीक है, उससे मैंने पैसे ले लिए, मैंने वो आगे सेल कर दी। ठीक है, तो वो बिजनेस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वाई? रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, यूजुअल ऑक्यूपेशन होना चाहिए, तभी वो बिजनेस में कंसिडर होगा। अच्छा अब ये बताइए, एग्रीकल्चर बिजनेस में आता है या इंडस्ट्री में आता है या दोनों में नहीं आता?
इंडस्ट्री में आता है। अगर मैं कहूँ बिजनेस में आता है तो मैम आता है। मैं क्या प्रोब से डिपेंड करता है कि हम कौन से तरीके से डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? जैसे अगर मैंने कहा एग्रीकल्चर, मैंने अपने लैंड पर राइस उगाए, ठीक है, राइस का प्रोडक्शन हुआ, सो दैट इज अ बिजनेस। ओके, उस राइस से क्या किया? ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट इज इंडस्ट्री। ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया तो प्रोसेसिंग हुआ पूरा, तो वो हम कहेंगे इंडस्ट्री वर्क हुआ, इंडस्ट्री हुआ। और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो वो होगा बिजनेस। ये याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, और ये क्या होता है? इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, है ना। तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो एग्रीकल्चर है वो बिजनेस में आएगा या इंडस्ट्री में आएगा। एग्रीकल्चर इज इंडस्ट्री को एग्जांपल दे दिया, बोल दिया कि इंडस्ट्री में आता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है। इसमें हम सिर्फ 3 प्रोस्पेक्टिव पढ़ते हैं। क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं? ब्रॉडर, मीडियम एंड नैरो। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव क्या है बीसीके का? इट इज वेरी वास्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। आई थिंक ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है बार बार, है ना, कि इसमें इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स हम सब कुछ यूज करें। इंडस्ट्री जैसे प्रोडक्शन किया, कोई शुगर फैक्ट्री, ठीक है, वहां पे शुगर का प्रोडक्शन हुआ। फिर मैंने कहा ट्रेड, उसकी सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग हुई। कॉमर्स, कॉमर्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ट्रक में लोड करके उसको पहुंचा दिया कस्टमर्स तक। ठीक है, तो वो हो गया। मीडियम पर्सपेक्टिव, मीडियम पर्सपेक्टिव, मीडियम पर्सपेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर फोकस करना, एक पर्टिकुलर फर्म पर हमने फोकस किया, है ना, तो वो क्या हो गया? मेरा मीडियम पर्सपेक्टिव हो गया। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या किया था? मैंने सब कुछ इंक्लूड किया, वो मेरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। मीडियम पर्सपेक्टिव मैं सिर्फ एक फर्म पर फोकस कर रही हूँ, जैसे आयरन एंड स्टील कंपनी, आईटी कंपनी, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर फर्म पर फोकस किया, तो मतलब मेरा मीडियम पर्सपेक्टिव है। नैरो पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है क्रिएटिंग और ओनिंग, जैसे प्रोडक्शन हुआ, है ना, तो उसमें क्या होगा? हम सिर्फ किस पर फोकस करते हैं? फोकस करते हैं यूजुअल ऑक्यूपेशन पर, कि जो यूजुअली ऑक्यूपेशन हम करते हैं रेगुलर बेसिस पर, उसको ही कंसिडर करेंगे जैसे कि एक फर्म। ब्रॉडर सेंस, ओवरऑल बिजनेस एंड कॉमर्स की बात करें। मीडियम, इंडस्ट्री की बात करें, वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फर्म्स। और नैरो कंसेप्ट, जिसमें एक यूनिट, एक फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम नैरो कंसेप्ट या नैरो पर्सपेक्टिव बोलेंगे। चलिए अब बैक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये आप लोग बताओगे, हमारे में अलग है। इसमें क्वेश्चन 20 तो HUF का अलग है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन बता रही हूँ जिसमें आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बताना है, कौन सा इकोनॉमिक है, कौन सा नॉन इकोनॉमिक, वो आपका क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ। दिस इज एन इन बास्केट एंटरप्राइज। विच वन? 31. Put the serial number of the activities below in the baskets labeled as economic and non-economic. Cooking of food by the homemaker, housewife, non-economic. ढाबे वाला picks up the food from home and deliver it to the office, ढाबे वाला. Playing a piano as a hobby, pianist in a band, music composer, elder sibling assisting the younger one in studies, giving private tuitions. अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगी वो बोलेगा। अमीशा, shopping, cycle repair shop, fitness training, exercising in the park. Rohit, volunteering in an old age home, employment in a charitable organization, economic. Nitin, laundry shop, economic. समझ आया कब इकोनॉमिक होगा और कब नॉन इकोनॉमिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following statements characterize the best non-economic activities? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? I don't know. Options are non-economic activities do not require any investment of resources. ये 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है मेरे में भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रॉम्प्टली आंसर कोई नहीं करेगा।
हाँ These activities are undertaken by ascetics. जैसे वो नहीं बोलते क्या, नास्तिक होता है एक आस्तिक होता है, तो ये आस्तिक रिलेटेड गॉड रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज होती है तो उसे बोलते हैं डी। इच्छा समझ आया? कौन सा ऑप्शन आया बताओ? डी। प्रवेशिका समझ आया? गुस्सा हो गई। अंशी, शिवानी, डी। चलिए एक्सप्लेन करना ही। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चलो भाई मना कर रहा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हुआ नहीं ना अभी? नहीं ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये और जो था ना तो क्या क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया रोहित? डी आएगा। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एनवायरमेंटल वो है कंसेप्ट है, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। कर लो।